ओके, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज का सेशन अब स्टार्ट करते हैं। आई गेस सब लोग आ ही गए हैं, बाकी ज्वाइन हो जाएंगे टाइमली। ओके, तो हम एक बार लास्ट का सबको डिस्कस कर लेते हैं। अगर कंफ्यूजन हो तो कल क्लास नहीं हुई है। कल की जो क्लास है वो आने वाले सैटरडे को शिफ्ट कर दी है, ठीक है। मतलब जो कल का सेशन है वो आने वाले सैटरडे को होगा। ये क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट थिंग आपकी ये कि अब तक के जितने भी सेशंस हमारे हो गए, ये आपका 7th सेशन है, मतलब आपकी 7th क्लास है ये, ठीक है। 6 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड ये सारे सेशंस किसको लेके थे? टीचिंग एंड लर्निंग को लेके, ठीक है। मतलब टीचर ट्रेनिंग के ऊपर था। आपको एक अच्छा टीचर अगर आपको बनना है तो कुछ क्वालिटीज एंड आप बोल सकते हैं कुछ स्किल्स आपको सीखनी पड़ती है बिफोर टीचिंग, ठीक है। तो वो सब हमने एक बार कवर किया था। हमने कम्युनिकेशन कवर कर लिया, आपको कैसे कम्युनिकेशन करना चाहिए, ठीक है। आपको कौन से टीचिंग मेथड यूज करनी चाहिए, आपका जो आपको आईसीटी टूल्स है वगैरह है आपके, ठीक है, आपको इन सबको कैसे यूज करना चाहिए, ठीक है। देन आपने लेसन प्लानिंग सीखी थी, आपको लेसन प्लान कैसे बनाना है। आई गेस सबकी लेसन प्लान कंप्लीट हो गए होंगे, मैंने असाइनमेंट भी दिया था लेसन प्लान बनाने का। करा किसी ने? ओके, जिसने करा मेरे को अपलोड करके दो चैट बॉक्स में, आप लोग डाल दीजिए, मैं एक बार चेक कर देती हूँ उनको। अटैच कर दो चैट बॉक्स में। जिसने कंप्लीट कर लिया है लेसन प्लान, चैट बॉक्स में अटैच कर दीजिए, ठीक है। मैं चेक कर लूंगी। एंड द नेक्स्ट थिंग, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स के बारे में सीखा कि कौन कितने टाइप के लर्नर्स होते हैं, है ना। तो जो आज की क्लास है, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि हम कैसे आपका जो आईसीटी टूल्स है, मतलब आपके जो इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट का कैसे यूज करके क्लास के अंदर आपके स्मार्ट बोर्ड्स का, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, आपकी एजुकेशन में क्या रोल है, एक टीचर इनको कैसे यूज करता है, ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। तो जो आज की क्लास है वो आपकी असेसमेंट के ऊपर है, ठीक है। असेसमेंट मतलब आप कैसे टेस्ट करोगे, ठीक है। मतलब आपने सब कुछ पढ़ा दिया। मैंने बताया था एक जो अच्छा टीचर होता है, इवन जो टीचर्स होते हैं, वो पढ़ाने के बाद आपका, आपने भी देखा होगा आपके स्कूल्स कॉलेजेस में टेस्ट होते थे, ठीक है, एग्जाम्स होते थे ना। तो वो पार्ट है आपका असेसमेंट में। एक तो होता है आपका पूरा करिकुलम कंप्लीट करवाने के बाद जो टेस्ट होता है, ठीक है। एक होता है आपका इन बिटवीन क्लासेस, जो मैम आपका क्या करती है, असेस करती है। ओके, ये कुछ चीजें थी जो हमने अब तक कवर करी। अब आज का जो सेशन है वो असेसमेंट के ऊपर है। असेसमेंट क्या होता है और आप कैसे आप अपने जो टेस्ट वगैरह उसको कंडक्ट करवा सकते हो, आज की क्लास इसके ऊपर है, ठीक है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मेरे को ये बता दो, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? मेरी वॉइस क्लियर है सबको? मेरी वॉइस क्लियर है सबको? ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ओके, सबको स्क्रीन शो हो रही है? बस रेनू को स्क्रीन शो हो रही है, बाकी बच्चे, बाकी बताओ मेरे को, कंफर्म करो आपको स्क्रीन शो हो रही है? विवेक, कोमल, निधि, मिथुन, सबको स्क्रीन शो हो रही है? ओके,
तो जो आज का सेशन है आपका, जैसे मैंने अभी बताया, आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट असेसमेंट एंड फीडबैक के ऊपर, ठीक है। स्टूडेंट असेसमेंट एंड फीडबैक मतलब जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आप सिर्फ पढ़ाते रहोगे सिर्फ बच्चे को कंटिन्यू, तो वो बोर हो जाएगा एंड उसकी जो अटेंशन है वो आप पे से या फिर जो आप पढ़ा रहे हो टॉपिक उस पे से क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, मतलब उसका ध्यान नहीं रहेगा, ठीक है, टॉपिक के ऊपर। तो वो आप कैसे कर सकते हो, आप उसको ठीक किससे बताया था मैंने कि आप उससे बीच बीच में क्वेश्चनिंग करो। आप जब सब्जेक्ट उसको पढ़ा रहे हो तो उससे बीच बीच में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो कि आपने अभी क्या समझाया, एंड चलो आप इसका एग्जांपल दो, ठीक है। ये सब आप उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हो। तो मैंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी आप कैसे कैसे कर सकते हो वो भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो आज का जो सेशन है वो आपका असेसमेंट के ऊपर मेन है, असेसमेंट एंड फीडबैक। मतलब आप बच्चे का असेसमेंट असेस किससे कर सकते हो, असेस का मतलब होता है कि आपने जो अब तक पढ़ाया आपने ऑब्जर्व कर लिया, नाउ आप उसका टेस्ट ले रहे हो, ठीक है। उससे जो भी आपने अब तक पढ़ाया उससे वो चीज क्या कर रहे हो, रिकवर करवा रहे हो, उससे पूछ रहे हो वो चीज, ठीक है। तो इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस इफेक्टिवली, आप स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इफेक्टिवली कैसे इवैल्यूएट कर सकते हो, मतलब चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जो आज का सेशन है वो इसके ऊपर है। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो आपका जो पहला ऑब्जेक्टिव है, अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ स्टूडेंट असेसमेंट। सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्टिव है हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो स्टूडेंट असेसमेंट जो हम करते हैं, स्टूडेंट को जो असेस करते हैं, मतलब उनका जो टेस्ट वगैरह लेते हैं, उसका पर्पस क्या है, क्यों ले रहे हैं हम, ठीक है। वो क्या बेनिफिशियल है उसके लिए, बच्चों के लिए क्या बेनिफिट करेगा वो, टीचर के लिए वो कैसे बेनिफिट है, तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, लर्न डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट। अब ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब उसका टेस्ट लेते हैं, ठीक है। थर्ड आपका डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। अब आप एक बार देखो टाइप आएगा नीचे, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, दो टाइप के असेसमेंट होते हैं, इनको भी डिटेल में देखेंगे। अंडरस्टैंड इफेक्टिव फीडबैक एंड टेक्निक्स, आप इफेक्टिव फीडबैक कैसे ले सकते हो उसकी भी टेक्निक्स हम इस सेशन में देखेंगे। एंड लास्ट, लर्न हाउ रूब्रिक्स सपोर्ट फेयर इवैल्यूएशन, मतलब फेयर इवैल्यूएशन जो है लर्निंग उसको कैसे सपोर्ट करती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है सबको, बताओ जल्दी से, ऑब्जेक्टिव क्लियर है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो है आपका व्हाट इज असेसमेंट। असेसमेंट एक्चुअली में क्या है, तो असेसमेंट क्या है, असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। मतलब जो आपका असेसमेंट है वो एक प्रोसेस है किसका, जिसमें हम बच्चे की लर्निंग को, अंडरस्टैंडिंग को और परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट का मतलब अभी ऊपर समझाया, आप क्या कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। जो आपने अब तक मतलब समझाया बच्चे को, अब वो आप उससे पूछ रहे हो या फिर बोल रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो कैसे आपको समझा रहा है दोबारा जो आपने समझाया, ठीक है। तो ये सब किसका पार्ट है, असेसमेंट का पार्ट है। मतलब जैसे कि आपने एक टॉपिक बच्चे को पढ़ा दिया, ठीक है। अब उसको कितनी लर्निंग हुई, उससे उसने कितना पार्ट को कितनी जल्दी कैच करा, ठीक है, कितनी जल्दी कैच करा एंड कितनी चीजें उसके दिमाग में अच्छे से बैठ गई एंड उसको समझ में आ गया। वो ही चीज आप जब टेस्ट करते हो, टेस्ट कैसे करोगे, क्वेश्चनिंग करोगे या फिर कोई क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, आप उसको बोलोगे चलो ये बताओ ये किसका पार्ट है, ठीक है, ये किसका पार्ट है या फिर इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग बताओ, इसके एग्जांपल्स दो। या फिर आपने एट लास्ट जब आपका चैप्टर खत्म हो गया, एक ओरल टेस्ट या फिर बोल सकते हैं सरप्राइज टेस्ट रख दिया कि चलो आपका सरप्राइज टेस्ट है, ये आपकी क्वेश्चंस है ना, आप इसका आंसर्स दोगे। तो ये क्या है, ये सब आपका असेसमेंट में आता है। और असेसमेंट क्या होता है, जब आप
वही चीज जो चीज बच्चे को लर्न हुई, उसने समझी, एंड उसके आगे की परफॉर्मेंस उससे कैसी है, ये सब आपका असेसमेंट के अंदर आता है। ठीक है, आप देखते हैं कि टीचर असेसमेंट का यूज क्यों करती है। तो पहला तो वही कि आपका लर्निंग प्रोग्रेस को यूज कर, मतलब समझने के लिए कि उसका जो लर्निंग प्रोग्रेस है वो कितना हुआ है, मतलब उसकी लर्निंग में कितना प्रोग्रेस आया। ठीक है, सेकंड, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, उसके स्ट्रेंथ एरियाज और वीकनेस एरियाज को फाइंड करने के लिए कि ये वाले टॉपिक में से ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि उसके वीकनेस है इसके अंदर, उसको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है या फिर उसको डिफिकल्ट लग रहा है, और वो भी जानने में कि ये वाला टॉपिक इस बच्चे को, या बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, उनको ये चीज समझ में आ गई है, ये उनकी स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ एरिया, मतलब ये टॉपिक बहुत ईजी है, उसको इजिली कैच कर रहे हैं बच्चे, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको समझाने के लिए आपको दूसरी टेक्निक्स वगैरह को यूज करना पड़ेगा। तो ये भी असेसमेंट इसमें भी हेल्प करता है। आपका थर्ड है आपका इम्प्रूविंग टीचिंग मेथड्स। अब आपका जो असेसमेंट है वो टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। आप एक बात बताओ, आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, ठीक है, आपने टेस्ट लिया, कुछ चीजें आपको पता चली कि बच्चे को ये समझ में नहीं आ रही, तो मैं क्या करूंगी, अपने स्किल्स को, अपनी जो टीचिंग मेथड्स है उसको क्या करूंगी, चेंज करूंगी एज पर द नीड ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, जैसे भी उसको जरूरत है, जिस तरीके से उसको समझ में आ रहा है, मैं अपने टीचिंग स्टाइल को वैसे कन्वर्ट करूंगी, वैसे चेंज करूंगी। तो इससे क्या होगा, मेरी टीचिंग मेथड्स भी इंप्रूव होंगे। ठीक है, इसमें स्टूडेंट का ही बेनिफिट नहीं होता, टीचर्स का भी होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टूडेंट। इससे क्या होता है ना, स्टूडेंट को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट भी मिल जाता है, क्योंकि आपको पहले उसके वीकनेस एरिया पता चल जाएंगे, तो आप पर्टिकुलरली उसी पे वर्क करने का ट्राई करोगे एज अ टीचर। ठीक है, लास्ट आपका असेसमेंट हेल्प बोथ टीचर एंड स्टूडेंट इंप्रूव लर्निंग आउटकम्स। एग्जैक्टली, जैसे कि हमने ऊपर कवर कर लिया कि असेसमेंट दोनों को हेल्प करता है, टीचर्स की भी एंड स्टूडेंट की भी। टीचर की कैसे, वो उसके टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करेगा, एंड स्टूडेंट की कैसे, वो उसके लर्निंग पैटर्न्स को इम्प्रूव करेगा। तो उससे क्या होगा रिजल्ट, लर्निंग आउटकम्स अच्छे आएंगे। ठीक है, मतलब जो आपका स्टूडेंट है, जो भी आपकी क्लास के बच्चे हैं, उनका जो प्रोग्रेस लेवल है वो भी क्या होगा, इम्प्रूव्ड होगा। गॉट इट, क्लियर, एनी डाउट? सोनाली ओके, आपको क्लियर है, निधि ओके, बाकी बच्चे? देखो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, आप रिप्लाई करो, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ तो मुझे रिप्लाई चाहिए। आधे बच्चे का रिप्लाई नहीं आता है, आधे बच्चे कहाँ पे सो रहे होते हैं, पढ़ना नहीं है तुम लोगों को, मैं इधर पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ध्यान से सुनो, एंड मुझे जो चीज आपसे पूछ रही हूँ उसका चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। सिर्फ 2-3 बच्चे होते हैं जो रिप्लाई कर रहे होते हैं, बाकी जैसे अभी सोनाली, निधि, विवेक ओके, मुस्कान, नूतन, बस बाकी बच्चे कहाँ है? सो दे आर बेसिकली 39 स्टूडेंट्स, जिसमें से कि सिर्फ 7 बच्चों का रिप्लाई आया, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया कि वो पढ़ नहीं रहे हैं। जल्दी से सब लोग बताओ, मुझे समझ में आया कि नहीं आया, एक्सेप्ट दो जिन्होंने ऑलरेडी मुझे बता दिया कि हाँ उनको समझ में आ गए, और वो लोग प्लीज मत करो। अब बाकी लोग मुझे बताओ, 39 स्टूडेंट्स है जिसमें कि 7 बच्चों का रिप्लाई आया बस, बाकी लोग? अंजी, बाकी अंजलि, अंजू, आशा, ज्योतिका, काजल, मिथुन, मुस्कान, पिंकी, प्रीति, बाकी लोग?
सान्या, संजना, सपना, आप लोगों को समझ में नहीं आया? ओके चलिए आगे बढ़ते दिन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्टूडेंट असेसमेंट। ठीक है, अब आपका जो स्टूडेंट असेसमेंट है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि जरूरी क्यों है। सबसे पहला, ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस। ये ट्रैक करता है स्टूडेंट की प्रोग्रेस को, कि उसकी जो लर्निंग है वो किस पैटर्न में चल रही है, उसको कहाँ पे कुछ मतलब जो एरियाज है इम्प्रूवमेंट के, वो एरियाज कौन से हैं, तो आप उससे क्या कर सकते हो, वो ट्रैक कर सकते हो। सेकेंड आपका एंकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। ये स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन को क्या करता है, एंकरेज करता है, बढ़ाता है। ठीक है, मतलब इससे क्या होगा, आप जितना असेसमेंट अच्छे से करोगे, आप उससे क्वेश्चन वगैरह करते रहोगे, तो इससे क्या होगा, बच्चा एंकरेज होता है, एक तो क्वेश्चन पूछने में भी और पार्टिसिपेट करने में भी। ओके। थर्ड आपका आइडेंटिफाई लर्निंग गैप। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया, आप लर्निंग गैप्स को पता लगा लेते हो, कि अगर आप बच्चे को कंटिन्यू असेसमेंट करते रहोगे, पूछते रहोगे उससे, उसके डाउट, उसके क्लियरिंग सेशंस को कंप्लीट करते रहोगे, तो उससे क्या होगा, आपको लर्निंग गैप्स पता चल जाएंगे, कि इस वाले बच्चे को इस वाले मेथड से समझ में नहीं आएगा, तो मुझे ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, एंड उससे इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, फोर्थ पॉइंट आपका सपोर्ट एकेडमिक इंप्रूवमेंट। ये आपका क्या करता है, एकेडमिक इंप्रूवमेंट भी करता है। ऑब्वियसली जब आपकी लर्निंग अच्छी होगी, तो आपका जो लर्निंग आउटकम है, आपका जो रिजल्ट है, उस वो भी अच्छा आएगा। एंड वो रिजल्ट क्या है आपका, एकेडमिक इंप्रूवमेंट। एकेडमिक इंप्रूवमेंट का मतलब आपका जितना भी आप लर्निंग कर रहे हो, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद जो आउटकम आ रहा है। ठीक है। लास्ट है आपका हेल्प टीचर प्लान फ्यूचर लेसन्स। एग्जैक्टली मैंने ऊपर बताया कि जब आपको पता चल जाते हैं बच्चों के वीक पॉइंट्स, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने लेसन प्लान्स को बनाते हो, अपने मेथड, अपने टीचिंग मेथड्स को चेंज करते हो, एंड ये असेसमेंट आपका उसमें हेल्प करता है। ओके। रेगुलर असेसमेंट इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। जो आपका रेगुलर असेसमेंट है वो इम्प्रूव करता है आपका क्वालिटी ऑफ टीचिंग भी और लर्निंग पैटर्न्स भी। ठीक है, कोई डाउट किसी को? एनी डाउट गाइस? क्लियर हो गया तो नोट डाउन कर लीजिए। ओके रेनू गुड, विवेक ओके गुड, निधि गुड ओके, मुस्कान वेरी गुड ओके। बाकी मुस्कान मिश्रा ओके, अभिमन्यु ओके गुड। ओके, कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ असेसमेंट। ठीक है, ऊपर मैंने पढ़ाया था आपको कि हम टाइप ऑफ असेसमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कि डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब आपके डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट होते हैं, जिनमें मतलब आप जो बच्चे को असेस कर रहे हो, इवैल्यूएशन कर रहे हो आप बच्चे का, वो भी डिफरेंट टाइप से आप कर सकते हो। उसमें भी डिफरेंट टाइप के असेसमेंट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, क्वेश्चनिंग पैटर्न होते हैं। एक टीचर जो बच्चे से अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो क्लास के अंदर, तो वो भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, वो भी आप डिफरेंट टाइप से कर सकते हो, राइट। उसमें भी हमने पढ़ा था। तो आज आप असेसमेंट के बारे में पढ़ रहे हो, तो इसमें भी बहुत से टाइप्स होते हैं कि आप कैसे टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखो कॉमन टाइप्स आपके, पहला है आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट कौन से होते हैं, ये ना आपके पहले जब मतलब आप, एक तो होते हैं लर्निंग के बाद आप क्वेश्चन कर रहे हो, ये होते हैं आपका लर्निंग से पहले पूछने का, ताकि जो आपके आगे का जो आपका टॉपिक है, मतलब जो आप टॉपिक पढ़ाने वाले हो, उससे पहले आपको पता चल जाए कि आपने कुछ रिलेटेबल अपने क्वेश्चंस बना लिए टॉपिक से। ठीक है, मतलब
आपने एक टॉपिक सिलेक्ट करा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप बच्चे से पढ़ाने से पहले पूछ रहे हो कि चलो आपको ये पता है ऐसा होता है एंड वगैरह वगैरह। तो ये चीज जैसे कि मुझे कोई हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाने से पहले उस इंसिडेंट का नाम लूंगी जो मुझे पढ़ाना है। जैसे कि मुझे, आप मान लो मुझे जलियांवाला बाग का इंसिडेंट उनको पढ़ाना है, तो मैं उनसे पूछूंगी कि आपको पता है कि ये क्या था, या फिर आप मुझे बताओ जलियांवाला बाग कहाँ पे लोकेटेड है, वहां पे क्या हुआ था। तो इससे क्या होगा ना, मुझे पता चल जाएगा कि बच्चे को कितना आता है या फिर उसको कितना पता है इस टॉपिक के बारे में। तो जो मैं आगे उसको पढ़ाऊंगी वो उस टॉपिक से रिलेटेड वो होगा एंड वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है वो यही होता है, ठीक है। मतलब आप पहले पढ़ाने से पहले आप बच्चे से पूछ रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड जो आप उसको पढ़ाने वाले हो कि उसको इसमें कितना आता है, या फिर उसको किस चीज में आप बोल सकते हो आगे जाके दिक्कत आएगी, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है आपका, ये आपका वो असेसमेंट होते हैं जो आप लर्निंग प्रोसेस के बीच में उनसे पूछते हो। मतलब आप चैप्टर पढ़ा रहे हो, जैसे कि मैंने बताया था, एक आप चैप्टर पढ़ाने के बाद या फिर बोल सकते टॉपिक पढ़ाने के बाद आप उनसे क्वेश्चन करो रिलेटेड टू द टॉपिक, तो वो आपका किस में आएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट में, ठीक है। मतलब आप बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उनसे क्वेश्चंस कर रहे हो, मतलब पढ़ाने के बाद या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड है समेटिव, समेटिव असेसमेंट। ये आपका वो वाले असेसमेंट होते हैं जो आपका पूरा आपने एक चैप्टर पढ़ा दिया और उस चैप्टर के पढ़ाने के बाद आप बच्चों से पूछ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट में का मतलब होता है आपने कोई एक ग्रुप डिस्कशन रखवा दिया या फिर आपने कोई ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जो आप बोल रहे हो कि चलो आपके जो साइड में बच्चा बैठा है, आपकी जो ग्रुप है उसमें आप एक दूसरे से क्वेश्चंस करवा रहे हो उससे रिलेटेड, तो ये आपका एक वो असेसमेंट होता है। एक होता है आपका सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है जब आपने एक क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए एंड बच्चा उसको खुद कर रहा है, ठीक है, उसको आप टेस्ट दे दो, ठीक है, वो खुद कर रहा है, वो सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, तो वो आपका क्या होगा, सेल्फ असेसमेंट होगा, ठीक है, क्लियर। पांचों टाइप्स ऑफ असेसमेंट क्लियर सबको। ये कुछ मेन टाइप्स हैं आपके असेसमेंट के, ओके। ओके तो नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लीजिए एंड कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो किसी भी असेसमेंट में। फिर मैं पूछूंगी तो फिर मेरे को आंसर चाहिए। अभी नहीं आ रहा है तो अभी बता दो। ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका। आप जितने भी ऊपर असेसमेंट हमने पढ़े ना, मैंने उसको उसका आपको ओवरव्यू दे दिया, आप उसको थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझा देती हूँ फिर से, ठीक है। सबसे पहले आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, तो इसमें क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस टू मॉनिटर स्टूडेंट अंडरस्टैंड, ठीक है। जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं ये हम यूज करते हैं कब, जब हम लर्निंग प्रोसेस कर, मतलब बच्चा सीख रहा है, हम उसको कोई चीज सिखा रहे हैं एंड उसके इन बिटवीन हम बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं रिलेटेड टू द टॉपिक,
तो वो आपका क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखो, जैसे कि आपने कोई क्लासरूम क्वेश्चंस कर लिए, आपने क्विजेस रखवा लिए, आपने ग्रुप डिस्कशंस रखवा लिए, या फिर आपने कोई प्रैक्टिस एक्टिविटीज कंडक्ट करवा दी उस रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो वो आपका क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। इसका पर्पस क्या होता है, टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस फीडबैक एंड इम्प्रूव लर्निंग। इसका जो पर्पस है, मतलब जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, वो हम क्यों करवाते हैं, ताकि हम कॉन्टिन्यूस फीडबैक ले पाए। कि फीडबैक से क्या मतलब है, यहाँ पे फीडबैक से मतलब ये है कि आप जब पूछ रहे हो बच्चे से कुछ, तो उसका जो फीडबैक आएगा उससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चे की जो लर्निंग पैटर्न्स है उसमें कहाँ पे डाउट है उन्हें, ठीक है, उसमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की नीड है। और आपको भी पता चल जाएगा कि आपको कौन सा टीचिंग मेथड्स यूज करना है ताकि बच्चे को और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पर्पस क्या है। नेक्स्ट है, आप नोट कर लिया सबने, फॉर्मेटिव असेसमेंट नोट कर लिया सबने। अभिमन्यु, आफरीन, अंजलि, काजल, निधि, पिंकी, प्रीति, नोट डाउन हो गया आप लोगों का, समझ में आ रहा है आप लोगों को। रेनू, रूही, शबा, शफत, सानिया, विवेक, समझ में आ रहा है, नोट डाउन हो गया। ओके, ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक आपका समेटिव असेसमेंट। ठीक है, समेटिव असेसमेंट क्या होते हैं, ये कौन से असेसमेंट है, जो मैंने बताया था आपको ऊपर ही, कि जब आपका लेसन खत्म हो गया, जब आपका चैप्टर खत्म हो गया या कोर्स खत्म हो गया, तो उसके बाद जो असेसमेंट आप कर रहे हो, मतलब उसके बाद जो आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, उसके उसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। ठीक है, इसके कौन से एग्जांपल हो गए, फाइनल एग्जाम्स जो होते हैं आपका, यूनिट टेस्ट जो होते हैं, या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट्स दे दिए, या फिर आपने कोई प्रेजेंटेशन उन्हें दे दी बनाने के लिए। ये होता है टू इवैल्यूएट ओवरऑल स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ये आप कब कंडक्ट करवाते हो, जब आपको ओवरऑल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। ठीक है, कि बच्चे को कितना, कहाँ तक समझ में आ गया इस चीज के, इस पर्टिकुलर सेशन के बाद, इस पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट होने के बाद, या इस पर्टिकुलर लेसन कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, नोट डाउन कर लो, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब ना हम फॉर्मेटिव और समेटिव, ये बेसिकली ना दो मेन चीजें हैं ऐसी जो हम टीचिंग में अपनी यूज करते हैं, क्योंकि यही होता है, या तो आपने देखा होगा, अभी जैसे हम अभी, मैं आपको एक सेशन आपको अभी पढ़ा रही हूँ, तो मैं बीच बीच में से बीच बीच में या फिर लास्ट में आपसे क्वेश्चन करती हूँ, तो वो किसका एग्जाम्पल है, बताओ। अभी सेशन के बीच में मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, तो वो किसका एग्जाम्पल है, बताओ जल्दी। आज सब लोग नींद में आए हो क्या, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, आज क्या क्या हो गया है तुम लोगों को, बताओ जल्दी।
मैं आपसे बीच में सेशंस के बीच में क्वेश्चन करती रहती हूँ, तो वो किस असेसमेंट का एग्जाम्पल है, फॉर्मेटिव या समेटिव? वेरी गुड मुस्कान, फॉर्मेटिव का एग्जाम्पल है, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस, फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, आप कब करते हो ये असेसमेंट, जब आपका लेसन चल रहा है, जब आपकी लर्निंग चल रही है, ठीक है। समेटिव में क्या होता है, आप ये आफ्टर लर्निंग करवाते हो, मतलब आपका कोई एक चैप्टर खत्म हो गया, आप समेटिव असेसमेंट जब कंडक्ट करते हो। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब करते हो, जब आपका चैप्टर या फिर कोई लेसन बीच में चल रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसका जो मेन मोटो होता है या फिर बोल सकते हैं फोकस होता है, वो किस पे होता है, इम्प्रूवमेंट पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप बीच बीच में बच्चे से क्वेश्चन करते रहोगे तो उसको ये भी समझ में आ जाएगा कि उसको कहाँ पे डाउट है, एंड वो आपसे पूछ सकता है। एंड टीचर को भी समझ में आ जाएगा कि बच्चे को यहाँ पे डाउट आ रहे हैं, तो उससे क्या हो गया, इम्प्रूवमेंट के चांसेस इंक्रीज होते हैं। समेटिव असेसमेंट का क्या फोकस होता है, फाइनल परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है, फाइनल परफॉर्मेंस के ऊपर। क्योंकि ये कब होता है, समेटिव असेसमेंट कब होता है, बताओ जल्दी। समेटिव असेसमेंट जो हम करते हैं वो हम कब करते हैं, लेसन के पहले कि लेसन खत्म होने के बाद, बताओ। समेटिव असेसमेंट हम कब कंडक्ट करते हैं, लेसन के बीच में, जब आप पढ़ा रहे हो उसके बीच में, कि जब लेसन खत्म हो गया उसके बाद। एग्जैक्टली, लेसन खत्म होने के बाद। वेरी गुड विवेक, लेसन खत्म होने के बाद। वेरी गुड नुतन, आपका आंसर कर रहे थे, लेसन की पहले तो फॉर्मेटिव होता है, ठीक है। तो इसका जो मेन फोकस होता है वो फाइनल परफॉर्मेंस के ऊपर होता है, मतलब जब आपका खत्म हो गया एक चीज तो उसके बाद आप कंडक्ट करवा रहे हो असेसमेंट, तो उससे आपको क्या पता चलेगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फ्रीक्वेंट एंड इनफॉर्मल। फ्रीक्वेंट का मतलब आप फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है आप जब लेसन्स के बीच में लगातार क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है। एंड इनफॉर्मल, फॉर्मल नहीं है, कोई भी एक स्पेसिफिक आपने टेस्ट का नाम नहीं दिया कि मैं आपसे टेस्ट लेने वाली हूँ आपका, तो और ये टेस्ट इस चैप्टर से रिलेटेड होगा, नहीं। आप क्वेश्चंस कुछ भी करते हो रिलेटेड टू टॉपिक, तो वो क्या है, फ्रीक्वेंट होता है और इनफॉर्मल होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट कैसा होता है, एक तो ये फॉर्मल होता है और क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। मतलब फॉर्मल मतलब आप प्रॉपर एक टेस्ट कंडक्ट करवाते हो, एक पूरा सिलेबस होता है उस टेस्ट का, एंड वो प्रॉपर वे में होता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक। जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो आपका ऑन गोइंग फीडबैक आपको बैक टू बैक देता रहता है, मतलब जो भी चीज पढ़ा रहे हो उसके बीच में क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको पता चलता रहेगा कि ये वाला टॉपिक अच्छे समझ में आ गया, ये वाला नहीं आया। और आपका जो समेटिव असेसमेंट होता है वो क्या मेजर करता है, अचीवमेंट, कि आपने एक चीज खत्म कर दी, आपने एक चीज सीख ली, तो उससे आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपकी क्या है, ठीक है। ये क्या है, ये कुछ टाइप्स हैं आपका इफेक्टिव एजुकेशन के चेक करने के, मतलब समेटिव एंड फॉर्मेटिव। ओके, क्लियर है सबको, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट? अगर क्लियर है तो प्लीज नोट डाउन कर लो ये डिफरेंस। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ओके विवेक डन, अभिमन्यु ओके, रेनू ओके, बाकी नितिन ओके गुड, बाकी 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 बच्चे समझ में आया, क्लियर? ओके कोमल, रफत ओके, निधि गुड, ओके सी, ओके चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब आपका
फीडबैक टेक्निक्स के ऊपर हम कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ चीजें समझते हैं। तो जो आपका फीडबैक है वो क्या हेल्प करता है स्टूडेंट के अंडरस्टैंड करने में देयर परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को समझने में हेल्प करती है आपकी फीडबैक टेक्निक्स। तो इसके अ गुड फीडबैक शुड बी, आपकी जो फीडबैक है उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक तो पहला वो क्लियर होना चाहिए, दूसरा स्पेसिफिक होना चाहिए, तीसरा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, चौथा एंकरेजिंग होना चाहिए, एंड फिफ्थ टाइमली होना चाहिए। अब इन सबका अगर मैं एक सेंटेंस में आपको मतलब बताऊं तो बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है, आपकी जो फीडबैक टेक्निक्स है वो क्लियर होनी चाहिए। मतलब ऐसे ही आपको फीडबैक देना है, मतलब आप फीडबैक का मतलब क्या होता है ना, जब आप बच्चे ने आपको आंसर दिया, ठीक है, तो आप उससे क्या फीडबैक ले रहे हो, आप उसको क्या फीडबैक दे रहे हो, उससे क्या होगा। एक तो जब आप अगर एक बच्चे ने आंसर दिया तो आपका क्या, आपकी क्या ड्यूटी है, पहले तो उसको एंकरेज करो, मतलब पहले उसको गुड बोलो, एटलीस्ट उसने आंसर देने का ट्राई किया। इससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा एंड आगे जाके वो और आंसर देने का ट्राई करेगा, चाहे गलत ही सही, बट उसने ट्राई किया, ठीक है। तो आपका पहला क्या है, आपको उसको एक पॉजिटिव फीडबैक देना है जिससे वो क्या होगा, एंकरेज होगा, ठीक है। दूसरा, आप जो उसको फीडबैक दोगे उसके बाद आप उसको क्लियर, बहुत ही आराम से उसको समझाओ, ये स्पेसिफिक वे में समझाओ कि उसकी गलती यहाँ पे है एंड नेक्स्ट टाइम से उसको ये इम्प्रूव करे, एंड उससे क्या होगा, वो अपनी चीजों में इंप्रूवमेंट लाएगा, ठीक है। लास्ट आपका कंस्ट्रक्टिव एंड टाइमली, आपका जो वो है फीडबैक है वो बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव वे में होना चाहिए एंड टाइमली। उसको टाइमली का मतलब है आप टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहो, इवेलुएट करते रहो एंड टाइम टू टाइम उसको फीडबैक देते रहो। ये नहीं कि उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उसको कंसिडर करो, जिससे उसका क्या होगा, फीडबैक टेक्निक जो आपकी भी इंप्रूव होगी एंड उसका एंकरेजमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपके जो एग्जाम्पल गलत है, ये इसको इग्नोर करना। योर आंसर इज करेक्ट बट इंक्लूड मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। ये वाला देखो, नीचे वाला, ये वाला इग्नोर करो, नीचे वाला एग्जाम्पल देखो। देखो जैसे कि मैंने अभी बताया, आप चाहे वो आंसर गलत भी दे रहा है तो आप उसको मोटिवेट करो ताकि वो नेक्स्ट टाइम आंसर अच्छे से दे, करेक्टली दे। एंड अगर उसका आंसर सही है, जैसे यहाँ पे देखो, योर आंसर इज करेक्ट बट इंक्लूड मोर एग्जाम्पल्स फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन, मतलब यहाँ पे लिखा है कि आपका आंसर करेक्ट है बट आप थोड़े से और एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करो ताकि जो नेक्स्ट टाइम आपकी एक्सप्लेनेशन है, आप जो बता रहे हो, वो और अच्छे से बाकियों को समझ में आए, ठीक है। तो ये आपका कुछ गुड फीडबैक टेक्निक्स होती हैं जो कि एक टीचर को बच्चे को समझाते टाइम क्या करनी चाहिए, यूज करनी चाहिए, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए एंड कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका, अब हमने पढ़ा फीडबैक क्या होता है, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या है फीडबैक की। तो इफेक्टिव फीडबैक हेल्प स्टूडेंट टू इम्प्रूव लर्निंग, to build confidence, to correct mistakes and stay motivated। अब जो एक अच्छा फीडबैक है, ठीक है, जो आप बच्चे को दे रहे हो, वो हेल्प करता है, एक तो पहला उसकी लर्निंग इंप्रूव करता है वो, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, आकर अगर आप उसको एक गुड फीडबैक दोगे तो वो नेक्स्ट टाइम और ट्राई करेगा जिससे उसका लर्निंग पैटर्न इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर आप उसको पॉजिटिव फीडबैक भी दोगे तो उसका जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, उससे आगे जाके वो और ट्राई करेगा। नेक्स्ट आपका करेक्ट मिस्टेक्स, एंड इससे क्या होता है, अगर वो गलत आंसर भी दे रहा है या फिर वो सही आंसर दे रहा है तो आप उसको एक करेक्ट मेथड भी बताते हो। अगर अगर आंसर उसका गलत है तो आप उसको उसकी मिस्टेक्स को करेक्ट भी करते हो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। अगर उसको वो डाउट रह जाएगा दिमाग में या फिर वो गलत सोच के बैठ जाएगा और आगे जाके वही चीज करेगा,
तो वो क्या होगा, उससे भी उसकी लर्निंग क्या होगी, लर्निंग आउटकम अच्छे नहीं आएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप बच्चे को क्वेश्चन करो एंड उनसे और उनको जो फीडबैक भी दो कि आपकी यहाँ गलती थी, ये आपको इम्प्रूवमेंट करने की नीड है, ठीक है। एंड लास्ट में स्टे मोटिवेटेड, इससे जो बच्चा है मोटिवेटेड भी रहता है, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। फीडबैक शुड गाइड स्टूडेंट टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट, नॉट डिस्करेज देम। एग्जैक्टली, फीडबैक जो है वो स्टूडेंट्स को क्या करता है, गाइड करता है टुवर्ड्स कहाँ पे, टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट, ठीक है। और उसको डिस्करेज नहीं करता, बल्कि उनको एंकरेज करता है आंसरिंग आंसरिंग करने में, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में, मोटिवेटेड रहने में, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने में, ठीक है। क्लियर इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, अगर क्लियर है तो प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके निधि डन, ठीक है। मुस्कान, विवेक, रफत, अभिमन्यु, ओके गुड। आगे बाकी बच्चे। नूतन, ओके गुड। सदमा, ओके। कोमल मिश्रा, वेरी गुड। जुष्फा, ओके वेरी गुड। सुगम, मिथुन, ओके। आफरीन, वेरी गुड। बाकी आगे बाकी बच्चे। सीमा, ओके। ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब बात करेंगे हम रूब्रिक्स की। किसकी? रूब्रिक्स। रूब्रिक्स क्या होते हैं आपके? ये स्कोरिंग गाइड होती है जो कि यूज होती है असाइनमेंट्स में, प्रेजेंटेशन में और एक्टिविटीज फेयरली एंड कंसिस्टेंटली, ठीक है। जो आपका रूब्रिक्स है, रूब्रिक क्या है, ये स्कोरिंग गाइड्स होती हैं आपका कुछ। रूब्रिक्स इन द सेंस मतलब आपके जैसे एग्जाम है, ठीक है, वो 100 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स के एग्जाम के अंदर आपके डिफरेंट क्या होते हैं, सेक्शंस होते हैं, उसमें आपके एमसीक्यू भी होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, वन वर्ड टाइप भी होते हैं। और इन सब के जो एक स्कोरिंग पैटर्न होता है ना, एक स्कोरिंग पैटर्न होता है, वो आपका क्या करता है, हेल्प करता है एक अच्छा ग्रेड बनाने में, ठीक है। तो रूब्रिक्स क्या है, आप मान लो स्कोरिंग गाइड्स हैं कि आपको किस किस क्वेश्चन को या किस मेथड को कितने मार्क्स का रखना है और कितने मार्क्स का वो होना चाहिए, ताकि बच्चे को क्या, हमें हमें उसकी कंसिस्टेंटली क्या पता चल सके, लर्निंग प्रोग्रेस, ठीक है। तो वो रूब्रिक्स होते हैं। अब देख लेते हैं रूब्रिक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। पहला तो आपका क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इन द सेंस मतलब आपका एक ना हर चीज का क्राइटेरिया होता है, वैसे इवैल्यूएशन का भी क्राइटेरिया होता है कि बच्चे को अगर इवैल्यूएट करना है तो उसको इस क्राइटेरिया में बेस्ट होना चाहिए। अगर उसको हमें हमें उसको एक अच्छे ग्रेडर की क्या जाना है उसमें, उस लिस्ट में अगर उसको ऐड करना है तो, ठीक है। नेक्स्ट आपका परफॉर्मेंस लेवल एंड लास्ट आपका मार्क्स और ग्रेड। तो ये जो तीन चीजें होती है रूब्रिक्स के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? रूब्रिक्स के अंदर आती है, ठीक है। तो ये तीन चीजें रूब्रिक्स के अंदर आती हैं। आपका पहला तो क्राइटेरिया, देन आपकी परफॉर्मेंस, देन आपके मार्क्स, ठीक है। अब इसका जो बेनिफिट है वो क्या होगा, आपको क्लियरली पता चल जाएगा। एक तो क्लियर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। ये आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है मतलब वही बच्चे की लर्निंग आउटकम कितनी है, ये आपको वो बताता है। एक तो फेयर असेसमेंट करता है आपको। नेक्स्ट आपका ईदर इवैल्यूएशन करता है, आपके इवैल्यूएशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपका रूब्रिक्स का मतलब है एंड रूब्रिक्स ये होता है, ठीक है। क्लियर? सबको क्लियर? रूब्रिक्स क्लियर है सबको? क्लियर हो गया तो नोट डाउन कर लो।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो, अभी आपका ना एग्जाम्पल है सिंपल रूब्रिक का। देखो, अच्छा, रूब्रिक का एक बिगेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आपने अपने स्कूल के रिपोर्ट कार्ड्स देखे हैं जब आपका एक फाइनल टेस्ट होता था, या फिर बोल सकते हैं हर 2 या 3 महीने बाद आपके मिड टर्म्स होते थे या फिर आपके यूनिट टेस्ट होते थे, उसके बाद एक ना रिपोर्ट कार्ड मिलता है आपको, सब टेस्ट के मार्क्स होते हैं उसके अंदर। तो ये वही है, रूब्रिक का मतलब वही होता है, ठीक है, मतलब रिपोर्ट कार्ड। ओके, हाँ जी कोमल बोलो, आपको क्या डाउट है? कोमल मिश्रा पूछिए। तो जो आपका रिपोर्ट कार्ड होता है ना, वही उसको ये रूब्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल है आपका, यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन है, ठीक है। क्राइटेरिया होता है मेंशन, क्राइटेरिया में क्या क्या ऐड कर दिया हमने, एक्सीलेंट, गुड एंड नीड्स इम्प्रूवमेंट, ठीक है। एक्सीलेंट में कौन से बच्चे आ गए आपका, जिसके ग्रेड लाइक मान लो सिर्फ 5 पॉइंट है, बोल सकते हैं हम, थोड़े बहुत मार्क्स कटे हो, ठीक है। गुड में आपका मीडियम बच्चे, जिसमें कि आपका जो एवरेज होते हैं, ठीक है। नीड्स इम्प्रूवमेंट में जिनको इम्प्रूवमेंट की नीड है, मतलब जिनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, ठीक है, वो इसमें वो लोग इंक्लूड होंगे। अब क्राइटेरिया में इसमें क्या क्या रखा है, यहाँ पे देखो, कंटेंट अंडरस्टैंडिंग, उनकी कंटेंट, उसकी जो कंटेंट अंडरस्टैंडिंग है वो कैसी है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर, एक्यूरेट, मोस्टली करेक्ट, इनकम्प्लीट, ये बेसिकली बच्चे की असेसमेंट के ऊपर है, ठीक है। जो टीचर ने असेसमेंट करी होगी क्लास में, ये उसके ऊपर है। प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट था, क्लियर थी, कुछ हेजिटेट, मतलब कुछ कुछ जगह हेजिटेशन थी, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं आपको कुछ क्लियर ही नहीं हुआ। पार्टिसिपेशन बोल सकते हैं बच्चे का, एक्सीलेंट वाले में हाईली एक्टिव है, मॉडरेट है, लो पार्टिसिपेशन है। तो ये सब क्या है ना, ये एक्सप्लेन करता है आपका एक बच्चे की परफॉर्मेंस को, रूब्रिक्स, ठीक है। क्लियर? सर ने जो पीडीएफ में दिया है, वो दोनों असाइनमेंट करने हैं, जो मैं दे रही हूँ वो भी करना है और जो सर दे रहे हैं वो भी करना है। ओके, अच्छा, ये रूब्रिक क्लियर हो गया सबको? हाँ जी, 2 देने हैं बना के, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? ओके, तो ये रूब्रिक के एग्जांपल्स थे, ये आप नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अब आप आज का असाइनमेंट देख लो, इस सेशन का असाइनमेंट क्या है। सब ध्यान से पहले असाइनमेंट देखो, सब अभी छोड़ दो, मैं अभी आपको बता दूंगी, रुक जाओ। असाइनमेंट देखो आज के सेशन का, सबसे पहले ऊपर सेशन डालना है, किसका है, 7th का है, ठीक है। ये ये कौन से सेशन का असाइनमेंट है, 7th सेशन का, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, प्रिपेयर अ सिंपल असेसमेंट ऑफ एनी क्लासरूम टॉपिक, ठीक है। आपको क्या बनाना है, बेसिकली एक टेस्ट बनाना है, कोई भी टॉपिक ले लेना और उसके ऊपर आपको एक टेस्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है। एक सिंपल असेसमेंट बनाना है, असेसमेंट का मतलब बताया मैंने ऊपर, आपका टेस्ट, ओके। क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी वो देख लो, एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस होने चाहिए, 1 फीडबैक एग्जाम्पल होना चाहिए उसके अंदर, एंड लास्ट अ सिंपल रूब्रिक इवैल्यूएशन, जैसे कि ऊपर मैंने बॉक्स बना के दिखाया ना यहाँ पे आपको, ये ये चीज आपको बनानी है उसमें, ठीक है। यही चीज रूब्रिक, जब आप पहले तो आपको टेस्ट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है, सिंपल क्लासरूम टॉपिक के ऊपर, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन आप इंक्लूड करोगे। लास्ट में आप एक फीडबैक एग्जाम्पल रखना, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपना एक सिंपल रूब्रिक इवैल्यूएशन बॉक्स बनाओगे, ठीक है। क्लियर असाइनमेंट?
स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप इन सबका, असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो। असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो एंड फिर मेरे को बताओ, ले लो जब। ओके तो आप देखो असाइनमेंट जो सर भेज रहे हैं, ठीक है, वो भी करना है एंड जो मैं लास्ट में देती हूँ सेशन के वो भी करना है, ठीक है। और कॉपी में होगा, कॉपी इन द सेंस A4 साइज शीट, ठीक है, A4 साइज शीट ले लो या फिर जिसने कॉपी में करा है वो कॉपी में कर लो, ठीक है, क्लियर।